आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संगीता, सहायक प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमारे बातचीत का विषय है हिंदी नवजागरण में स्त्री प्रश्न और डॉक्टर रामविलास शर्मा। हिंदी नवजागरण की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने जिन प्रश्नों पर विचार किया उनमें से बहुत बड़ा प्रश्न स्त्री मुक्ति की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। जिस सामंतवाद व साम्राज्यवाद के गठबंधन के रूप में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को देखा था, उनमें बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हुई, लेकिन जो वास्तविकता थी वह कोसों दूर थी। रामविलास जी ने नवजागरण के संबंध में स्त्री प्रश्न को इकहरे रूप में नहीं देखा, बल्कि उसके कई स्तर हैं। राजनीतिक स्तर तो छोड़ ही दीजिए, राजनीतिक स्तर तो अभी बहुत बाद में आता है, लेकिन सामाजिक रूप से जो उनकी स्थिति है उसका पता मीराबाई और सूरदास के काव्यलोक में मिलता है। इसलिए रामविलास शर्मा ने मीराबाई और सूरदास की कविताओं को आधार बनाकर यह बताया कि सदियों से स्त्री के ऊपर जो लिखा गया, लेकिन उसमें भी स्त्री से प्रेम याचना करने वालों की कभी कोई कमी नहीं रही। स्त्री किसी के बारे में क्या सोचती है, इस बात को पहली बार सूर और मीरा के काव्य में हम देख सकते हैं। सूर और मीरा ही इसको अच्छे से व्याख्यायित करते हैं। रामविलास जी को लगता है कि सामंती जड़ता के विरोध में स्त्रियों का यह स्वर भारतीय समाज व्यवस्था पर एक कठोर टिप्पणी है। इसी नए रास्तों पर चलकर भक्ति आंदोलन में स्त्रियों की यह आवाज़ हिंदी साहित्य को एक नया रास्ता दिखाती है। इसी नए रास्तों पर चलकर 19वीं सदी में भारतेंदु जैसे नवजागरण के अग्रदूत स्त्रियों को समर्पित बाला बोधिनी पत्रिका निकालते हैं। स्त्री चेतना के विकास में प्रेमचंद और छायावाद की ऐतिहासिक भूमिका रही है। स्त्री रचनाकार हों या पुरुष रचनाकार हों, सबने अपने लेखन और अपने विचार में स्त्री मुक्ति के संबंध में तरह तरह के प्रश्न उठाए। प्रेमचंद की कई कहानियाँ और कई उपन्यास स्त्रियों के दुखी संसार को जानने में मदद करती है, भारतीय समाज का आईना बनती है। महादेवी वर्मा का संपूर्ण लेखन स्त्रियों की अनंत वेदना का इतिहास है। रामविलास जी इस बात पर विचार करते हैं। इससे भी ज़्यादा चिंता इस बात की है कि स्त्री मुक्ति का सवाल सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं है। राजा राम मोहन राय और बंगला नवजागरण पर विचार करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह सती प्रथा जैसी पुरानी सामाजिक बीमारियों को ब्रिटिश साम्राज्यवाद दूर करने की बजाय संरक्षण दे रहा था। जिस देश में एक स्वतंत्र स्त्री का जीवन कोई मायने नहीं रखता और वह जिंदा जला देने वाली वस्तु समझी जाती हो, उस देश में स्त्रियों की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ कविता, कुछ कहानी, कुछ गद्य, कुछ उपन्यास लिख देने से भर से काम चलने वाला नहीं है। सामंतवादी सोच का सबसे बड़ा शिकार यदि कोई अपने देश में है तो वह है स्त्री। रामविलास जी इन सारे सवालों पर एक एक करके विस्तार से बातचीत करते हैं। यह चर्चा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि स्त्री मुक्ति का प्रश्न इतिहास का विषय नहीं है, बल्कि हम देख रहे हैं कि जिस वर्ष रामविलास शर्मा की जन्मशती मनाई जा रही है, उस वर्ष देश की राजधानी दिल्ली में एक अकेली स्त्री का घर से निकलना महफूज नहीं है। हम जानते हैं कि व्यक्तित्व के विकास की पहली पाठशाला आत्मविश्वास से शुरू होती है। रामविलास जी उन थोड़े से बुद्धिजीवियों में हैं जो स्त्री दास्ता के स्वरूप और उसके इतिहास की
कड़ियों को एक दूसरे से जोड़कर देखना जानते हैं। इस क्रम में भारतीय समाज व्यवस्था के सबसे पहले अध्याय सती प्रथा की ओर जाते हैं। आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि सती प्रथा कायम रहती तो मीराबाई और झांसी की रानी संभव नहीं थीं। रामविलास शर्मा जिस प्रकार हिंदी नवजागरण की प्रक्रिया का संबंध भक्ति आंदोलन से जोड़ते हैं, उसी प्रकार हिंदी समाज में स्त्री के दुख दर्द की पड़ताल करते हुए महादेवी वर्मा के यहाँ वह स्त्री के जीवन के कारुणिक स्थिति के सूत्रों की तलाश भी भक्ति आंदोलन में करते हैं। सूरदास के यहाँ राधा और गोपियों में वे सामंतवाद की दीवार को ढहते हुए देख रहे हैं। मीराबाई और सूरदास की कविता दोनों मिलकर जो उन्हें संदेश भक्ति आंदोलन में देते हैं वह इस प्रकार है। वे कहते हैं कि राजदरबारी कविता में नारी के प्रेम को कभी वह स्थान न मिला था जो उसे सूर और मीरा ने दिया। नारी उपभोग की वस्तु थी, उससे प्रेम याचना करने वालों की कमी न थी, लेकिन उसे भी अपनी रुचि के अनुसार प्रेम करने का अधिकार है। यह बात दरबारी कवियों के समझ के परे थी। नारी के इस दबे हुए व्यक्तित्व को सूर और मीरा ने वाणी दी, वह भी निर्भीकता से। लगन और प्रेम के लिए त्याग और बलिदान को उन्होंने वाणी दी। 1857 के पहले स्वाधीनता आंदोलन को रामविलास शर्मा जी हिंदी नवजागरण का गोमुख मानते हैं। इस आंदोलन में झांसी की रानी का होना उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, जो स्त्रियों को सिर्फ प्रेम और वियोग की आग में जलना समझते हैं। वह स्त्रियां केवल प्रेम और वियोग की आग में जलना ही नहीं जानती, बल्कि वह लड़ सकती हैं, वह अपने देश के लिए कुर्बान हो सकती हैं। उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा झांसी की रानी की चर्चा करते हुए लिखते हैं कि इन साधारण स्त्रियों ने झांसी की रक्षा के लिए अपना खून बहाया। वे झांसी को नहीं बचा सकीं, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता के लिए राष्ट्रीय सम्मान को बचाया। शत्रु को पग पग धरती के लिए रक्त का मूल्य चुकाना पड़ा। लक्ष्मीबाई इन्हीं नारियों और वीर जनता की निधि हैं। इस उपन्यास में चाहे जो खामियां हो, एक बात तो निश्चित है कि लक्ष्मीबाई का इससे सुंदर चित्र आंकने वाला कलाकार अभी हिंदी प्रदेश में पैदा नहीं हुआ। वह उस प्रतिरोध की लहर के साथ आगे बढ़ी हैं जो विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ झांसी और बुंदेलखंड की जनता में उत्पन्न हुई थी। वह एक वास्तविक जननेता हैं, जनता की शक्ति उन्हें अटल विश्वास है। रामविलास जी झांसी की रानी के साथ झलकारी बाई के चरित्र से भी बेहद उत्साहित हैं। झलकारी बाई और लाखी जैसी सहेलियों के बल पर झांसी की रानी ने इतिहास में जो परिवर्तन उपस्थित किया, वह स्त्री अस्मिता के इतिहास में याद किया जाना चाहिए। 1931 ईस्वी में जब इलाहाबाद की सड़कों पर भारत की स्वाधीनता के लिए स्त्रियां नारा लगाते हुए सड़कों पर निकलीं, तब पंडित नेहरू को यह विश्वास होते देर न लगी कि अब भारत की स्वतंत्रता बहुत दूर नहीं है। लंबे समय तक अब भारत को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। जिस देश में श्रमिक वर्ग और स्त्री वर्ग को लंबे समय से शिक्षा और सत्ता से दूर रखने की साजिश की गई, उस देश में स्त्री चेतना का विकास बहुत संवेदनशील मुद्दा है। भारत के पहले स्वाधीनता आंदोलन में स्त्री का नायकत्व भक्ति आंदोलन की उसी चेतना की अगली कड़ी है, जो मीराबाई की कविता में हमको दिखाई पड़ती है। राजा राम मोहन राय और बंगला नवजागरण के संबंध में डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी भारतीय साहित्य की भूमिका में यह मानते हैं कि राजा राम मोहन राय के सती प्रथा अभियान
राजा राम मोहन राय का सती प्रथा अभियान उनका बहुत सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। उस अमानवीय प्रथा का जो चित्र रामविलास शर्मा खींचते हैं वह झकझोर देने वाला है। सती प्रथा के समर्थक का राजा राम मोहन राय ने जो जवाब दिया था उससे पता चलता है कि एक जीवित स्त्री को उसके पति की चिता पर बड़ी बड़ी लकड़ियों के सहारे जबरदस्ती बांध दिया जाता था, जिससे कि आग लगने पर भी वह भाग न सके। रामविलास जी इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि राजा राम मोहन राय की इस बात से जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि अंग्रेजी राज के कायम होने के बाद भी इस अमानवीय प्रथा में कोई कमी नहीं आती है, बल्कि यह अमानवीय प्रथा और अंधविश्वास अधिक मजबूत हुए। अंग्रेजों ने यहाँ नए सामंतवाद का चलन किया और पुरानी सामंती रूढ़ियाँ जो कायम थी उसकी रक्षा की। ऊपर से वे सती प्रथा का विरोध करते रहे, लेकिन जो लोग इस प्रथा को चला रहे थे, पुरोहित और जमींदार, यह अंग्रेजों के सबसे बड़े आश्रयदाता अंग्रेज थे। इस तरह सती प्रथा का जो जघन्य रूप अंग्रेजी राज से जुड़ा हुआ मालूम होता है। हमारा देश जिस मन मिजाज से चलता है उसका स्त्रियों के बारे में यह कहना कि वे शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं, उन पर विचार करते हुए रामविलास शर्मा कहते हैं, जब पुरुष समाज ने स्त्रियों को शिक्षा का माकूल अवसर ही नहीं प्रदान किया कि वे अच्छे से पढ़ लिख सकें, किसी पर विचार कर सकें, तो वह किस मुंह से यह आरोप लगाता है कि वह बुद्धिहीन है। यदि शिक्षा और ज्ञान की मुकम्मल व्यवस्था हो, अगर वे शिक्षा ग्रहण न कर सकें, न करें, तो यह आपकी बात लाजमी हो सकती है, लेकिन जब हम उन्हें कोई अवसर ही नहीं दे पा रहे हैं तो इस तरह की बात हास्यास्पद ही मानी जाएगी। लड़की होने की पीड़ा क्या होती है, यह जानना हो तो परमीन साकेत की नज़्म को याद कीजिए। जब अपनी नज़्म में वे कहती हैं कि एक लड़की हंसती भी है तो आँखों का काजल भीग जाता है। जब लड़की या कोई रोता है तब तो उसके दुख दर्द को समझा जा सकता है, लेकिन एक स्त्री ही है, जब वह हंसती भी है तो उसकी आँखों का काजल भीग जाता है। यह एक बहुत बड़ा संकेत है। लड़कियों के दुखों का अंत नहीं है। रामविलास जी ने लड़कियों के इस दुख के बारे में लिखा है, हिंदी प्रदेश में लड़की होना एक विपत्ति माना जाता है। उनके विवाह में बहुत सारा धन खर्च करना पड़ता है, दहेज देना पड़ता है, लेकिन बंगाल में स्थितियाँ इसके विपरीत थीं। वहाँ लड़कियाँ बेची जाती थीं और इस तरह से वे आमदनी का जरिया मानी जाती थीं। नवजागरण की इसी प्रक्रिया में रामविलास शर्मा ने हिंदी के छायावाद तक की यात्रा की। जाहिर है कि उनका ध्यान निराला और प्रेमचंद पर था, लेकिन वे यह भी जानते थे कि महादेवी वर्मा को पढ़े बगैर हिंदी नवजागरण की वास्तविक तस्वीर नहीं उभर सकती। पूरे छायावाद के बारे में शुक्ल जी की जो राय है, आप सभी उससे परिचित हैं। उन्होंने महादेवी वर्मा के बारे में सबसे कम लिखा, और जो लिखा भी वो उससे आप सभी परिचित हैं। वे लिखते हैं कि कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह कहा नहीं जा सकता। छायावाद के दूसरे आलोचक जो छायावाद के प्रति सहानुभूति रखते थे, नंद दुलारे वाजपेयी जी, उनकी राय भी महादेवी वर्मा के बारे में बहुत सकारात्मक नहीं रही है। डॉक्टर नगेंद्र ने महादेवी जी को गंभीरतापूर्वक पढ़ने की कोशिश की। रामविलास जी ने महादेवी के सभी आलोचकों को अपनी तरह से पढ़ने की कोशिश की। अभी महादेवी जी पर दूधनाथ सिंह की एक पुस्तक आई है, जिसमें सब बातों के अलावा वे उनकी सबसे ज़्यादा उनकी जो दिलचस्पी थी वह उनके व्यक्तिगत संबंध के बारे में थे। वह उनके वास्तविक प्रेमी की तलाश करते हुए
नजर आ रहे थे। मेरी समझ में इस तरह की खोजपरक आलोचना की कोई जरूरत नहीं है। पुरुष वर्ग एक स्त्री के जीवन ही नहीं, उसकी रचना के बारे में भी संदेह करता है। रामविलास शर्मा यह जानते थे। रामविलास जी ने महादेवी जी के शक्ति को पहचाना है। वह जानते थे कि यही वह शक्ति है जो मीराबाई से होते हुए रानी लक्ष्मीबाई के रास्ते उन तक पहुंचती है। महादेवी जी के व्यक्तित्व में नारी हट के साथ साथ पत्थर जैसी दृढ़ता भी मौजूद थी। यह उनके कई गीतों से स्पष्ट हो जाता है। यह उनके अंदर क्षमता है और वह पीड़ा और आंसुओं के व्यापार को ही समाप्त कर दे, बल्कि तितलियों के परों की रंगीनी और मधुप की गुनगुन छोड़कर वीर नारी के समान दर्प के साथ चुनौती देती हैं। महादेवी वर्मा की उपेक्षा के वास्तविक कारणों की पड़ताल करते हुए रामविलास जी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सामंती संबंधों की परिधि में पुरुष का अपना निहित स्वार्थ होता है। मजदूर वर्ग से बाहर अन्य वर्गों का पुरुष, जिनमें नारी स्वयं श्रमिक नहीं है, सामंती साम्राज्यवादी बंधनों से पीड़ित होते हुए भी स्वयं नारी का स्वामी बनकर उसके श्रम के फल का आत्मसात कर लेता है। इसलिए ऐसे लेखक जो सामंत विरोधी सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों से दूर हैं, स्वभावतः पीड़ावाद के समर्थक बन जाते हैं। यही कारण है कि पीड़ावाद के खिलाफ जहाँ किसी नारी की रचनाओं, प्रेम, सौंदर्य, जीवन और विद्रोह के तत्व उभर कर आते हैं, वे एक बार उन्हें देखकर भी नहीं देखते। धन्यवाद।